Welcome to all to the AS Edu class. So today we will discuss about a new topic of polity. जो सीरीज़ हमारी चल रही थी लास्ट क्लास में, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो सीरीज़ में हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी मेकिंग की प्रोसेस क्या थी, ठीक है, उसकी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, उसके बाद जो भी टाइम लगा था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। देन उसके जो सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को पिकअप किया है, तो उन सभी सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट होता है कि जो हमारे साइलेंट कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाते हैं बाकी सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उन्हीं फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दिस इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो सबसे यूनिक बनाता है कि सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इंडिया का है। बाकी सभी कंट्रीज से हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट किया था, जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लास में, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट होता है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कम्प्लीटली रिजिड भी नहीं होता है और कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सभी पर्सन्स के लिए परमिटेबल हैं, कि सभी पर्सन्स और फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक फीचर के बारे में बताया हुआ है, व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि एक टॉपिक है कि केशवानंद भारती केस, जिस आपने सुना होगा उसके बारे में, 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती केस हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिक्लेयर किया था कि हम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर होता क्या है, ठीक है। इट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिजिड है। रिजिड मतलब कि उसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे वो बनाए गए हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। तो इट मीन्स इसमें रिजिडिटी होती है और दूसरा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार अप टू डेट कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ आर्टिकल्स ऐड होते रहते हैं उसमें, तो वो क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बना देते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली रिजिड भी नहीं है और कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ब्लेंड होता है, मतलब मिक्सचर होता है दोनों का, रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है इट हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरीके के हाउसेस देखने को मिलते हैं। एक अपर हाउस होता है विच इज़ कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस विच इज़ कॉल्ड लोकसभा, ठीक है। तो ये दो हाउसेज होते हैं, तो अलग अलग जो कि पार्लियामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें गवर्नमेंट कैसी होती है, इट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या है। सो नेक्स्ट है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है। जुडिशरी का मतलब जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये अल्टीमेट अब टॉप मोस्ट कोर्ट होता है हमारी पूरी कंट्री का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है या डिसीजन होता है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो एक तरीके से लॉ बन जाता है। तो लॉ बनाने का फंक्शन तो वैसे पार्लियामेंट का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से वर्डिक्ट देने का फंक्शन करता है और वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जो पार्लियामेंट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही एडवाइस लेते हैं कई सारे मैटर्स के ऊपर, ठीक है। जब कहीं कन्फ्लिक्ट होता है कि प्रेसिडेंट से मैटर या कोई भी हमारे इश्यूज़ होते हैं जनरल, तो वो सारे मैटर्स को कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करता है जुडिशरी की। जुडिशरी मतलब जो न्याय करता है। नेक्स्ट होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है हमारे यहाँ पे। इक्वल का मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है उस पर कुछ लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट गवर्नमेंट है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोस्टली जो गवर्नमेंट होती है उसको दो पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कई सारे हायरार्की आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, फेडरल सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं कि जो पावर है वो पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है या कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी के पास में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री नॉर्थ कोरिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो पावर है वो एक पर्सन के पास में है, ठीक है, किम जोंग के पास में। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, फेडरल सिस्टम है। इट मीन्स यहाँ पे जो पावर है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सभी में बटी हुई है, किसी एक पर्सन के पास में पावर नहीं होती है, ठीक है।
उसके बाद सेक्युलर स्टेट होता है। सेक्युलर का मतलब होता है रिलीजन फ्री, कि जो हमारा कंट्री होता है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट नहीं करता है। यहाँ पे सभी रिलीजन के पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में रहते हैं, इसीलिए जो कंट्री होता है दैट इज़ सेक्युलर। सेक्युलर मतलब विदाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, जिसका कोई अपना खुद का रिलीजन नहीं होता है, ये सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड वेलफेयर स्टेट होता है। वेलफेयर स्टेट में सभी कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन या पर्सन्स रहते हैं उन सभी के वेलफेयर के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है कि सभी को इक्वल बेनिफिट्स मिलते रहें, ठीक है, एंड सभी पर्सन जो होते हैं वो इक्वली सर्वाइव कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसका मतलब क्या होता है? राइट टू वोटिंग, ठीक है। तो ये एज इट इज़ पॉइंट है, आपको नोट डाउन करने, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि मोस्टली पीसीएस एग्जाम्स में कि कौन कौन से पॉइंट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स में नहीं आता है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑप्शंस को गिवन होगा और कोई एक ऑप्शन उसमें से गलत होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज़ फॉर्म में याद रखना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, कि कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर चुका है तो वो पर्सन जो होता है वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो सभी पर्सन जो होते हैं उनके पास वोट को देने का राइट होता है, तो उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन लास्ट वन इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि इन केस हमारे इंडिया में या कंट्री में कहीं पर भी कोई वो होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उस केस में हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स रूल्स के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? कि जब हमारा कोई भी स्टेट होता है वहाँ पे कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है। इट मीन्स गवर्नर से सारी पावर लेकर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो उसे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और नेशनल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारे कंट्री में 3 बार लग चुकी है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी ये भी इसी के अंडर में आता है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इन ऑल अभी तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 3 तरह की इमरजेंसीज होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल्स बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है। और प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो लगते रहता है किसी भी स्टेट में जब भी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है। और नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, लेकिन इसके लिए एक रूल भी बनाया गया है कि नेशनल इमरजेंसी हम तभी लगा सकते हैं जब आर्म्ड रेबेलियन होगा हमारी कंट्री में। रेबेलियन मतलब जब बहुत ज़्यादा फायरिंग होगी या कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, तभी हम नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट कर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हम नेशनल इमरजेंसी को नॉर्मल केस में नहीं लगा सकते किसी में, ठीक है। तो ये हमारा सोर्सेज साइलेंट फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कि कहाँ कहाँ से हमने उसके पॉइंट्स को अडॉप्ट किया। ओके, सो लेट्स सी। सो हियर इट इज़ फर्स्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने पॉइंट्स हैं या सोर्सेज हैं वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने 2 कंट्रीज़ के नेम लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ ब्रिटेन, ठीक है, सेकंड इज़ यूएसए, ठीक है। तो ब्रिटेन जो था, जिसको हम ब्रिटिशर्स या फिर इंग्लैंड भी बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उन्हीं से हमने कुछ पॉइंट को अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ब्रिटिश थे जो हमारे पर राज कर रहे थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो 1935 का ऐसा एक्ट है जिसमें से हमने मैक्सिमम पॉइंट को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सोर्सेज लिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो अडॉप्ट किए गए हैं द एक्ट ऑफ 1935 के एक्ट से, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जो होती है उसमें पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट के अंदर 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट की फॉर्मेशन होती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। उसके बाद बाईकैमरलिज्म होता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेस, कि 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा, लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बाईकैमरलिज्म, कि हमारे यूनियन लेवल पे 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं। अपर हाउस होता है दैट इज़ राज्यसभा, लोअर हाउस होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। देन थर्ड होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब जो हमारी कंट्री होती है उसमें किसी एक पर्सन का रूल नहीं होता है, जो रूल होता है वो लॉ का होता है। मतलब सभी पर्सन जो कानून के सामने बराबर होते हैं, वेदर इट इज़ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पर्सन हो तो सभी के लिए सेम रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में किस चीज़ का रूल होता है? कानून का राज होता है, आपने सुना होगा कानून का राज। फोर्थ होता है ऑफिस ऑफ कैग। कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? जितने भी हमारे टैक्स वगैरह हम पे करते हैं तो सारे टैक्स की जो काउंटिंग होती है और जितना भी मनी कलेक्ट होता है वो सब कौन करता है? कैग कलेक्ट करता है, और इसकी रिपोर्ट फिर वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करता है, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट फिर फर्दर अपने उसमें पार्लियामेंट में पेश करता है,
तो जितने भी टैक्स होते हैं उन सभी टैक्स को मॉनिटर करना, उसका मनी जो होता है वो कलेक्ट करना, उसका डाटा कलेक्ट करना, वो सब कैग का फंक्शन होता है। ठीक है, तो कैग का एक और नेम भी होता है, इसको हम ईयर्स एंड आइज ऑफ पर्सन भी बोलते हैं। ईयर्स एंड आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आँख और कान, इट मीन्स जितने भी नॉर्मल पीपल होते हैं, कॉमन पीपल, उन सभी से जो भी टैक्स पे किया जा रहा है वो डायरेक्टली कैग के पास जाता है। ठीक है, देन लास्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप की, जो हमारी कंट्री की सिटीजनशिप होती है वो सिंगल सिटीजनशिप होती है। इट मीन्स अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर लेते हैं तो जो इंडिया की सिटीजनशिप होती है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करती है। बाकी कंट्री कुछ ऐसे भी होते हैं यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, दो कंट्रीज़ की राज्यता वहाँ पे ले सकते हैं, नेशनलिटी। नेक्स्ट इज़ यूएसए। यूएसए से हमने कौन कौन से पॉइंट्स अडॉप्ट किए हैं? तो फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होगी हमारे आर्टिकल्स में गिवन है, आर्टिकल 12 से लेके 36 तक। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किए। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास में होती है। इनकेस अगर कोई हाई कोर्ट कोई भी रिव्यू देता है या कोई वर्डिक्ट देता है तो उस वर्डिक्ट को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है। तो उस लॉ को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि हमारा जो अपर हाउस होता है या अपर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट के जस्टिस को दोबारा से रिव्यू कर सकता है वर्डिक्ट को। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी से बताया था कि जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी दूसरे कोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो जो टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट कोर्ट होता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और वो इंडिपेंडेंट रहता है अपने फंक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिटन होता है। ठीक है, ये भी हमने यूएसए से लिया है पॉइंट, कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीएम्बल, जो कि इंडेक्स होता है एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। तो जो इंडेक्स होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है, तो वो प्रीएम्बल कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने? यूएसए से अडॉप्ट किया है। एंड लास्ट वन इज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि हमारी कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। इस पॉइंट को भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट और कंट्री से हमने कुछ पॉइंट अडॉप्ट किए, तो उनको भी हम देखते हैं। सो हेयर आर द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कि यूएसएसआर, जिसको हम रशिया भी बोलते हैं, रशिया से हमने क्या किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे हमने दो चीज़ें पढ़ी, फंडामेंटल राइट जो कि हमने यूएसए से अडॉप्ट किया था, तो वैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन ड्यूटीज़ को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? रशिया से, जिसको पहले यूएसएसआर भी कहा जाता था। तो कोई भी नेम गिवन हो तो उसको रशिया भी या फिर यूएसएसआर, दोनों को याद रखना है। आयरलैंड से क्या लिया हमने? डीपीएसपी लिया है। ठीक है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस पॉइंट को हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। तो इसको अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया हुआ है कुछ आर्टिकल्स के अंदर, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे डीपीएसपी में। ठीक है, कनाडा से हमने क्या लिया? फेडरल सिस्टम, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो पावर्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। पावर जो होती है वो किसी एक पर्सन के हाथ में, कुछ लोगों के पास नहीं होती है, वो ऑल ओवर द कंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट इज रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स मतलब कुछ पावर्स होती है जो यूनियन अपने पास, गवर्नमेंट अपने पास सिक्योर करके रखती है। ठीक है, वो उसको कम्प्लीटली किसी पर्सन को डोनेट भी नहीं करती है, सभी पीपल्स को पावर, और कम्प्लीटली उनको प्रोहिबिट भी नहीं करती है, रोकती भी नहीं है। तो रेजिडुअल पावर्स का पॉइंट भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से पॉइंट लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, तीन तरह की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट क्या होता है कि वो लिस्ट जिस पे सिर्फ यूनियन कानून बना सकती है, मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो जिस लॉ, कुछ टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और कुछ लिस्ट ऐसी होती है जिस पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं। वैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और ये यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये दोनों ही कानून बना सकती है कुछ लिस्ट पर। ठीक है, तो उनको हम कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, बाकी कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसे आपको याद रखना है, द लिस्ट ऑन विच स्टेट एंड यूनियन बोथ कैन फॉर्म लॉ, दैट लिस्ट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट। लास्ट वन इज सेकंड लास्ट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इन केस अगर हमारे कंट्री में कोई इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी के टाइम पर हम कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी आर्टिकल हमने लिया है जर्मनी से, मतलब ये पॉइंट हमें जर्मनी से अडॉप्ट किया है कि अगर फॉर इमरजेंसी लगती है किसी कंट्री में तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी के टाइम में, तो वो हम फंडामेंटल राइट के टॉपिक में देखेंगे आगे। लास्ट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब अगर हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसमें कुछ पॉइंट्स को हम ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट करता कौन है? ये पार्लियामेंट करती है।
ठीक है। और इसके लिए एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत जो होती है पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो ये हमारे पूरे सोर्सेज थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमने कौन सा पॉइंट कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू गेट द अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।